हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मिर्ची, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये मोराटोरियम किस चिड़िया का नाम है। ये मोराटोरियम नाम की चिड़िया कैसे हमारे खेत को चुग के चली गई है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 25 मार्च से सारे देश में लॉकडाउन हो गया था और लगभग 2.25 महीने सारा देश बंद रहा। उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, सारी लोगों की जॉब चली गई और जो लगी भी रहे हैं, कोई 40% पे है, कोई 50% पे है। लॉकडाउन से पहले जितने वो पैसे कमा रहा था जॉब करके, उसकी सैलरी लगभग आधी हो गई है। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि देश को लॉकडाउन करके फायदा क्या मिला। भाई, कोरोना तो रुका नहीं। जब लॉकडाउन करा था तो 500-400 थे, आज लाखों में पहुंच गए हैं। उसका फायदा तो पब्लिक को कुछ मिला नहीं, उल्टा नुकसान और हजारों करोड़ रुपए का हो गया। अर्थव्यवस्था 23.9 नीचे चली गई। तो इसका मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसका फायदा किस आदमी को मिला। इसका गरीब से लेके अमीर, राजा से लेके भिखारी, सब टूट गए। भिखारी को भी भीख मिलनी बंद होगी। जो जाएगा मांगे से, सड़क पे तो कोई है ही नहीं, मांगने जाएगा उसको पुलिस पकड़ लेगी। दुकानदार, बिल्डर, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, शोरूम वाला, हर चीज, रेडी वाला, पटड़ी वाला, सब लॉकडाउन के दौर में सबकी फाइनेंशियल डेथ होने के कगार पे आ चुकी है। विदेशों की रीस करी जा रही है। विदेशों में तो लॉकडाउन करा हुए अमीर कंट्रियां, उन्होंने लोगों को पैसा भी दिया अपना काम चलाने के लिए। मारे क्या यहां क्या हुआ, जो मेरे देखने में आया लॉकडाउन के दौरान, जो अपर अमीर आदमी थे उनको तो काम धंधा तो उनका भी बंद हो गया, लेकिन उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी नहीं पड़ी, खाने पीने की कोई समस्या उनके आगे नहीं आई, क्योंकि उनके पास तो पैसा था। अब जो बिल्कुल गरीब थे, मतलब बीपीएल की श्रेणी में थे या बिल्कुल ही रेडी पटड़ी में बैठे थे, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, उनके लिए सरकार ने और सामाजिक संस्थाओं ने खाने पीने का इंतजाम किया, बना के भी दिया और उनको कच्चा राशन भी दिया। अब सवाल ये आता है, इसमें मारा कौन गया। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार के जो मिडिल फैमिली थी वो मारी गई। वो ना तो भीख मांग रही थी और ना ही उसके पास इतना ज्यादा बैंक बैलेंस था। वो पूरा चल रही थी। 2, 4, 5 लोन करवा रखे थे, किसी ने 1 करवा रखा था, किसी ने 2, किसी ने उससे भी ज्यादा करवा रहे थे। लेकिन वो क्या था, हैंड टू माउथ थे, कमा रहे थे तो खा रहे थे। अब उनका क्या हुआ, उनकी असली तो रीढ़ की हड्डी उनकी टूटी। अब वो हमारे देश में है कितने, लगभग 80 करोड़ जनता जो है मध्यम वर्गीय परिवार की श्रेणी में है, चाहे वो लोअर हो, चाहे मीडियम हो, चाहे वो हाई हो, लेकिन वो मध्यम वर्गीय परिवार की श्रेणी में आते हैं। इससे क्या हुआ, करोड़ों आदमियों को खाने के लाले पड़ गए हमारे देश में। अब जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी थे उनको तो ना सरकार ने दिया, ना किसी सामाजिक संस्था ने दिया। उसकी वजह से वो टूट गए। फिर गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई, रिजर्व बैंक की एक गाइडलाइंस आई कि मोराटोरियम दे दिया जाएगा। तो लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली। चलो, दाल रोटी तो किसी तरह कुछ दाने पड़े होंगे, नमक गिल्लो ही खा लेंगे, किस्त तो नहीं देनी कम से कम, क्योंकि देश तो खुल नहीं रहा, पैसा तो आ नहीं रहा। तो मोराटोरियम जो आम आदमी था उसके समझ में नहीं आया। उसके ये समझ में आया शुरू में, क्योंकि 3 महीने का दिया था, मार्च, अप्रैल और मई का, उसके ये समझ में आया कि 3 महीने तो आपको मुझे किस्ती नहीं देनी है और 3 महीने के बाद देखेंगे, 3 महीने और मेरा एक्स्ट्रा लोन एक्सटेंड कर देंगे, टर्नओवर जो है मेरा बढ़ा देंगे। उसके ये समझ में आया और वो खुश हो गया। उसको ये नहीं पता था कि जो किस्तें रुक रही हैं उनके ऊपर ब्याज लगेगा और ब्याज के ऊपर भी नेक्स्ट मंथ एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। अब उसको समझ आया नहीं था। फिर दोबारा से नया मोरेटोरियम आ गया, मोरेटोरियम 2, रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, जो कि जून, जुलाई और अगस्त, 31 अगस्त को मोरेटोरियम 2 जो है वो खत्म हो गया। उसमें भी वही पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, बैंकों की, के ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। लेकिन आम आदमी को पता नहीं था, क्योंकि उसके पास, अगर उसने मोरेटोरियम ले लिया तो उसके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा था, कोई उसके पास फोन नहीं आ रहा था, कोई रिकवरी एजेंट का फोन नहीं था, तो वो बहुत अच्छे से अपने दिन व्यतीत कर रहा था। दूसरा, जब मोरेटोरियम आया तो देश भी खुल चुका था
थोड़ा थोड़ा करके काम धंधा अर्थव्यवस्था राम राम से पटरी पे आने लग गई थी। इस अर्थव्यवस्था को हम ऐसे समझेंगे, अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए, वैसे तो वो चलती है हजारों किलोमीटर, पर कभी कभी वो पटरी से उतर जाती है। जब पटरी से उतर जाती है तो उसके बाद 2 4 5 दिन का टाइम लग जाता है उसकी सेटिंग करने में, बहुत बड़ी बड़ी क्रेनें आती हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था आम आदमी का भी जो थी वो पटरी से उतर गई, लेकिन वो फिर भी अपना काम चलाता रहा। अब जब 6 महीने चले गए, फिर उसको समझ में आया, बैंकों ने मैसेज करने शुरू करे, एनबीएफसी कंपनियों ने फोन करने शुरू कर दिए, चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट और भी ज्यादा भर्ती कर लिए और उनका खोपड़ा खराब कर दिया। एक दिन में 10 पौन 20 पौन धमकी देने लगे, गाली गलौज करने लगे। और उनको फिर उन्होंने ही समझाया, बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने, कि भैया ये जो 6 महीने की किस्त रुकी थी, ये 6 महीने की किस्त भी आपको देनी है और इसका ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज तो उसमें पहले ही लगा हुआ था, तो उसको ही पता था कि ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन उसकी मेंटलिटी सोच क्या थी कि मैंने 6 महीने के लिया तो मेरे को कुछ नहीं करना, टर्नओवर अपने आप 6 महीने की बढ़ जाएगी और मैं 6 महीने बाद पैसे वो दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो उसकी समझ थी वो गलत थी। बैंकों और एनबीएफसी कंपनी ने उसको क्या बताया और समझाया कि भाई 6 महीने का ब्याज भी लगेगा और ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा। उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो गए। 6 अगस्त 2020 को इसके बैंक की आरबीआई की एक बैठक हुई थी। उन्होंने बोल दिया था कि कोई आदमी चाहे तो रिस्ट्रक्चर कर सकता है, पर बैंक को अपने विवेक से फैसला लेना पड़ेगा। और रिस्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो ऐसा नहीं है जैसा आम आदमी समझ रहा है कि मैंने 6 महीने किस्त नहीं दी और ये 6 महीने उसको बढ़ा देंगे। वो 6 महीने नहीं बढ़ाएंगे भाई साहब, उसको 2 साल बढ़ा देंगे, क्योंकि जो आपने ये 6 महीने पैसा नहीं दिया और आपका केस 20 साल का है, तो इन 6 महीने के ऊपर 20 साल का ब्याज लगा देंगे। और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाने की पहले तो बात चल रही थी, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो अब केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने उसको कैंसिल कर दिया है। वो केंद्र सरकार ही उसका वहन करेगी। 10 सितंबर को श्री तुषार मेहता भारत सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि भाई जो भारत सरकार है, जो बैंक है, रिजर्व बैंक और जो एनबीएफसी एचएफसी कंपनियां हैं, वो अगला मोराटोरियम नहीं दे सकती और ब्याज के ऊपर ब्याज भी उनको लेना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा उनको ठंडा गर्म किया और 1 तारीख और लगा दी, भाई अपनी एक कमेटी बिठाओ और सारा सर्वे करो कि किस तरीके से ग्राहक भी बच जाए और बैंक और एनबीएफसी कंपनियां भी बच जाएं। उसके बाद तुषार मेहता जी ने 2 हफ्ते का कोर्ट से टाइम मांगा, उनको 2 हफ्ते की बजाय 18 दिन का टाइम मिल गया। 28 सितंबर की फिर तारीख लगी और 28 सितंबर को भी सरकारी जो वकील थे उन्होंने पेश होके यही अपना तर्क रखा कि हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, हमें ब्याज पे ब्याज लेना पड़ेगा। कुछ उसमें बीच में एक रिपोर्ट भी आ गई थी, तो वो ये कहने लगे कि हम चलो ब्याज के ऊपर ब्याज तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोराटोरियम हम नहीं दे सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या, भाई ऐसे जबानी जमा खर्च से बात नहीं चलेगी, आप रिटर्न में लेके आइए एक एफिडेविट यहां पे पेश कीजिए भारत सरकार की तरफ से हल्फनामा कि आप किस तरीके से बैंकों को और आम पब्लिक को बचाओगे। उसमें फिर 5 तारीख लगी, 5 अक्टूबर की इसी महीने की। तो 5 तारीख को केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट 5 तारीख से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको अच्छे से स्टडी किया और उनको यह समझ में आया, वहां पे जो जज होते हैं उनको न्यायमूर्ति बोलते हैं, जो वहां पे न्यायमूर्ति थे जिनको समझ में आया कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने, एफिडेविट तो दे दिया लेकिन उलझा के दे दिया, पूरी बात को क्लियर नहीं करा। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि भैया इसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दोबारा से एफिडेविट पेश करो और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख के लेके आओ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते की तारीख और लगा दी, जो कि आज 13 तारीख इसी महीने की लगी हुई है। वो अब फाइनल डिसीजन आना है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब, क्योंकि केंद्र सरकार ने वो दोबारा भी एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि भाई जो ब्याज के ऊपर ब्याज है वो लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपए के करीब है, वो तो केंद्र सरकार वहन कर लेगी, उसको छोड़ देगी।
लेकिन मोराटोरियम देने की स्थिति में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नहीं है, ना ही केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर मोराटोरियम को बढ़ाएगी तो बैंकों और एनबीएफसी एचएफसी कंपनी की इनकी कमर टूट जाएगी, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो जाएगी। और दूसरा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे थे कि भाई इस ड्यूरेशन में जब केस चल रहा है, तारीखें लग रही हैं, किसी भी केस को डिफॉल्ट नहीं किया जाएगा, एनपीए नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की रिकवरी किसी आदमी से नहीं की जाएगी, कोई भी उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। वो आज भी एक किस्म का स्टे मिला हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार ने वहां पे आग्रह किया माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि जो स्टे आपने लगाया हुआ है इसको हटाया जाए। बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपने हिसाब से रिस्ट्रक्चर करेंगी तो उस तरीके से वो अपना पैसा कवर करेंगे, उनके पास उनकी पावर को वापस कर दिया जाए। अब देखने योग्य ये बात है, क्योंकि 13 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और केंद्र सरकार ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है, लिख के दे दिया है कि हम मोराटोरियम नहीं बढ़ाएंगे। अब मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी इस पे टॉपिक पे एक फिल्म बनाई थी, मुझे नहीं लगता कि अब मोराटोरियम बढ़ेगा। आप वो गलफत में ना रहें, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा, होगा तो वही फाइनल सारे देश में लागू हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश देंगे जिससे बैंक और एनबीएफसी कंपनियों की कमर टूट जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उनका पैसा नहीं आ रहा है, फंसा हुआ है, सर्कल चल नहीं रहा है, तो दिक्कत परेशानी उनको भी आम पब्लिक से बहुत ज्यादा है। अब दिक्कत कहां आएगी, क्योंकि ये ना कर चुका है केंद्र सरकार, सिर्फ एक चीज की आम कर चुका है कि मैं ब्याज के ऊपर ब्याज छोड़ दूंगा। अब जैसे ही मोराटोरियम अगर नहीं आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आगे के मोराटोरियम नहीं करना है, तो फिर क्या होगा, फिर ये अपना प्रेशर डालना शुरू करेंगे बैंक और एनबीएफसी कंपनियां, क्योंकि इन्होंने तो 6 महीने का तो वो लेना ही लेना है, उससे पैसे 6 महीने की उसके किस्त रुकी हुई है, और बहुत से आदमी की 7वें महीने की भी रुक गया, सितंबर तो क्या सितंबर और अक्टूबर की भी किस्तें रुक गई है, 8 महीने की बहुत से आदमियों की किस्तें रुक चुकी है। तो उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो उस लोन को रिस्ट्रक्चर करवा ले। पर रिस्ट्रक्चर में अगर आपको कोई होम लोन है, आपने उसके सपोज 70,000 रुपए देने हैं और है वो 15-20 साल के लिए, तो आप मान के चले आपका 3 से 4 लाख रुपए का और बढ़ जाएगा, उसको टर्नओवर को तो वो बढ़ा देंगे। अब मेरी सलाह ये है, अगर आपके पास किसी स्रोत से कुछ पैसा है या आपने कुछ जमा पूंजी पहले इकट्ठी कर रखी है और आपका काम कुछ हद तक चल गया है, तो आप बैंक के एनबीएफसी कंपनी की वो किस्तें दे दीजिए, नहीं तो 50,000 के आपको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए तक भी देने पड़ सकते हैं, अगर किसी एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन करवाया है। अब जो मोराटोरियम हुआ था वो सीसी लिमिट के ऊपर भी लागू हो गया था और ओडी लिमिट के ऊपर भी लागू हो गया था। सीसी लिमिट मतलब उसमें तो बैंक ईएमआई तो लेता नहीं है, उसमें तो जितना पैसा कोई आदमी यूज करता है, या ओडी लिमिट में भी वो बैंक उसका ब्याज लेता है। अब वो भी ब्याज भी उनका भी 6 महीने के लिए रुक गया था, अब उनको भी प्रेशराइज किया जाएगा सारी तरीके से। अब आम पब्लिक को मुसीबत के दिन आने वाले हैं कि उनकी जो चिड़िया है वो खेत चुग के भाग गई है और उनको पता ही नहीं लगा। पहले अगर उनको यह पता होता कि 6 महीने की इकट्ठी देनी पड़ेगी या ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, तो वो अपने पहले ही अपने खेत की रखवाली करते और अपनी चिड़िया शायद भगा देते करोड़ों आदमी। लेकिन अब क्योंकि इस जी के जंजाल में फंस चुके हैं, अभी देखते हैं 13 तारीख को 13 अक्टूबर को इसी महीने क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और वो सारे देश पे लागू हो जाएगा, वो ही मानना पड़ेगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने यह भी याचिका की है वहां पे कि उसी एफिडेविट में भाई कोई और आदमी दोबारा से याचिका डाले इसको एक्सटेंड करने की या मोरेटोरियम करने की, उसको ये पावर खत्म कर दी जाए, क्योंकि अब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इस हालत में नहीं है कि इसको वो बढ़ा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।